नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही बात करेंगे लोकतंत्र से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों की। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंड अप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों की सफल यात्रा के बाद पहुंचे स्वदेश। यात्रा के अंतिम चरण में दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से की मुलाकात। व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों पर हुई समीक्षा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दोहा में कतर शूरा काउंसिल के स्पीकर से की मुलाकात। भारतीय संसद और कतर विधानमंडल के सदस्यों के बीच संपर्क बढ़ाने की अपील। कहा, बड़ी संख्या में भारतीयों की मौजूदगी दोनों देशों के मजबूत संबंधों का प्रमाण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में मणिपुर के विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। संबोधन में कहा, जनता और सरकार के बीच जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका। सदन में मर्यादा और अनुशासन के साथ सार्थक चर्चा का दिया सुझाव। विश्व पर्यावरण दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ने किया पौधारोपण। दिल्ली के सरकारी आवास पर पत्नी के साथ पौधे को संरक्षित करने का लिया संकल्प। सभी से पौधे लगाने की अपील के साथ प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। स्वामी चिदानंद सरस्वती के 70वें जन्मदिन पर देवभूमि पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। संत समाज ने किया गंगा अवार्ड से सम्मानित। मां गंगा की आरती में सभी के कल्याण के लिए की प्रार्थना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 30 मई से 7 जून तक 3 देशों के दौरे पर रहे। अफ्रीकी देश गैबोन और सेनेगल के बाद अपनी इस यात्रा के अंतिम चरण में उपराष्ट्रपति कतर पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने राजधानी दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, आर्थिक सुरक्षा सहयोग समेत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने दोहा में ही कतर शूरा काउंसिल के स्पीकर से भी मुलाकात की। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने भारत और कतर के विधानमंडलों के बीच संपर्क बढ़ाने और दोनों देशों के बीच संसदीय शिष्टमंडलों की आवाजाही को बढ़ावा देने की अपील की। इस यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से मिलने पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि कतर में इतनी बड़ी तादाद में भारतीयों की मौजूदगी दोनों देशों के मजबूत संबंधों का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कतर पहुंचे हुए थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत और कतर के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों के महत्व का जिक्र किया गया। दोनों देशों के नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी, संस्कृति, स्वास्थ्य, मीडिया और लोगों के बीच संपर्क में बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत कतर व्यापार मंच में व्यापारिक समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय व्यापार समुदाय के प्रतिनिधियों से बातचीत में व्यापार, निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। कतर ने पिछले 2 सालों में कई भारतीय कंपनियों में $2 अरब से अधिक के निवेश के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। उपराष्ट्रपति ने व्यापारिक साझेदारी के लिहाज से वातावरण को और अधिक सक्षम बनाने के लिए सहयोग बनाने पर जोर दिया। The bilateral trade between India and Qatar has seen steady progress. During 2021-22, the bilateral trade crossed $15 billion. It is a new milestone. Currently, the trade is naturally dominated by the energy. Our focus is now on to expand and diversify the trade barrier. We have also been seeing an increase in the number of registered Indian business in Qatar, which has crossed 15,000. More than 100 business are registered with Qatar Financial Center and in Qatar Free Zone 2. This provides a strong foundation for realizing the potential in our bilateral trade and economic ties. We have witnessed a steady increase in foreign direct investment from Qatar to India in the recent years. Qatar Investment Authority has committed investments of over $2 billion in Indian companies in the last 2 years. This augurs well for the future growth. इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत कतर स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ भी किया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ना है। दोहा में ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की कतर के शूरा परिषद के अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई।
बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने भारत और कतर के विधानमंडल के सदस्यों के बीच संबंधों को और गहरा करने और दोनों देशों के बीच संसदीय शिष्टमंडल की आवाजाही को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति की कतर यात्रा ऐसे समय में हुई जब दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने 3 देशों की यात्रा के दौरान सेनेगल के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान भारत सेनेगल के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था से जुड़े 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अपनाए जाने को लेकर सेनेगल का समर्थन मांगा। साथ ही उपराष्ट्रपति ने राजधानी डकार में उद्यमिता प्रशिक्षण और विकास केंद्र के उन्नयन के दूसरे चरण की घोषणा की और भरोसा जताया कि भारत सेनेगल संबंधों को आगे ले जाने में बहुत संभावनाएं हैं और भारत विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए सेनेगल का एक विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों की यात्रा के दौरान सेनेगल पहुंचे। उपराष्ट्रपति की ये पहली उच्च स्तरीय भारतीय यात्रा रही जो ऐसे समय में हुई जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे। सेनेगल की राजधानी डकार में उपराष्ट्रपति ने सेनेगल के राष्ट्रपति महामहिम मैकी सैल के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। सेनेगल को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के माध्यम से सेनेगल के सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। बातचीत के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री और सेनेगल की विदेश मंत्री ने 1 जून 2022 को डकार में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सेनेगल के राष्ट्रपति की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया गया। 3 समझौतों की बात करें तो पहला समझौता राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था से संबंधित है, जो अधिकारियों राजनयिकों की निर्बाध यात्रा के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। दूसरा समझौता साल 2022 से 26 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम CEP के नवीनीकरण से संबंधित है। तीसरा समझौता ज्ञापन युवा मामलों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने से संबंधित है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत की स्थायी UNSC सदस्यता के लिए सेनेगल के समर्थन की सराहना की। इस मौके पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, संसद सदस्य और सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत और सेनेगल आदर्श लोकतंत्र में स्वाभाविक संबंधों को साझा करते हैं। उपराष्ट्रपति ने लोकतंत्र में राजनीतिक विरोधियों को सम्मान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही कहा कि बहस, चर्चा और संवाद विधायी प्रक्रिया के मूल तत्व होते हैं। उपराष्ट्रपति ने ये बात 3 देशों की यात्रा पर सेनेगल की राजधानी डकार में नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सेनेगल में नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से वार्ता के दौरान इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों को शांति निर्माण करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और अफ्रीका का सबसे स्थिर और आदर्श लोकतंत्रों में से एक सेनेगल स्वाभाविक रूप से विकास के भागीदार हैं और एक दूसरे के साथ स्वाभाविक संबंधों को भी साझा करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय समुदाय के वो लोग प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने संस्कृति और विरासत को जीवंत रखा है और इसे अपनी अनूठी शैली के माध्यम से पोषित किया है। उपराष्ट्रपति ने राजधानी डकार में अफ्रीकी पुनर्जागरण स्मारक का दौरा भी किया। आपको बता दें कि यहाँ कांस्य और तांबे की बनी 52 मीटर की एक स्मारकीय संरचना है जो अफ्रीकी महाद्वीप की गरिमा का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने सेनेगल के म्यूजियम ऑफ ब्लैक सिविलाइजेशन का भी दौरा किया। ये संग्रहालय अफ्रीकी कला, संस्कृति और इतिहास का भंडार है और इसका उद्देश्य दुनिया में अफ्रीकी संस्कृति और वैज्ञानिक योगदान को उजागर करना है। आगंतुक पुस्तिका में लिखते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संग्रहालय की प्रशंसा की और इसे राजनीतिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और आर्थिक रूप से बहुमुखी रूपों में अद्वितीय बताया।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सेनेगल की राजधानी डकार में यूसीएडी विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और सेनेगल समान लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुलतावादी परंपराओं और सांस्कृतिक समानताओं के साथ विकास में स्वाभाविक साझेदार हैं और दक्षिण दक्षिण सहयोग के सिद्धांतों ने अफ्रीका के साथ भारत के मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंधों का मार्गदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने ये बात पश्चिमी अफ्रीका के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक चेक डाउप यूनिवर्सिटी में मौजूद लोगों को तिरंगा और भारत और सेनेगल के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल विषय पर संबोधन के दौरान कही। एम वेंकैया नायडू सेनेगल में पश्चिमी अफ्रीका के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक यूनिवर्सिटी चेक डाउप में उपस्थित लोगों को तिरंगा भारत और सेनेगल के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल विषय पर संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि त्वरित और टिकाऊ परस्पर प्रगति लाने के लिए अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक समझौतों में पूर्णताओं और अवसरों को खोजा जाना चाहिए। Senegal, one of the most stable and model democracies in Africa, are natural development partners and share a natural affinity with each other. We deeply appreciate the strengthening of democratic roots in this country. The political journey you began in 1960 has come a long way. Its uninterrupted consolidation over the last 6 decades is a shining example for many to follow. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन में मणिपुर के विधायकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को लोकसभा सचिवालय की संस्था प्राइड की ओर से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करते हुए प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी विधायकों पर है, लिहाजा वे सदन में मर्यादा और अनुशासन के साथ सार्थक और सकारात्मक चर्चा करें। लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों को सलाह दी कि सदन की नियम प्रक्रियाओं की जानकारी रखें और अनुभवी विधायकों से सीखते रहें। साथ ही विधायकों से कहा कि संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहकर जनप्रतिनिधि विकास का ऐसा सर्वसमावेशी मॉडल चुने जो सबका कल्याण कर सके। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय की संस्था प्राइड की ओर से मणिपुर विधानसभा के विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में जनप्रतिनिधियों का आचरण सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव कई स्तरों पर पड़ता है और जनता में सीधा संदेश जाता है। भारत का संसदीय लोकतंत्र आज दुनिया के लिए मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में है। बेहतर लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाते हुए समाज में समानता के साथ उस समय मौलिक अधिकार और अधिकार के साथ जनता की भावनाओं के अनुरूप राज्य और केंद्र के अंदर नीतियां और योजना बनाकर उनका विकास कर सके। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने विधायिकाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि एक देश एक विधायी प्लेटफॉर्म यानी ई विधान के तहत पूरे देश के विधानमंडलों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाना है। उन्होंने भरोसा जताया कि ये एक ऐसा पोर्टल होगा जो न केवल हमारी संसदीय प्रणाली को तकनीकी रूप से विकसित करेगा, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को परस्पर जोड़ने का काम भी करेगा। आने वाले समय के अंदर हमारा प्रयास है कि एक देश एक विधायी एक प्लेटफॉर्म पर पूरे देश की विधायी नीतियों, कार्यक्रमों, वहाँ की डिबेट चर्चा अभी तक, वहाँ की बजट, वहाँ के कानून, तमाम एक प्लेटफॉर्म पर जब अगले वर्ष 2023 में हम लाने का प्रयास है, ताकि हम पूरे देश के विधायी प्लेटफॉर्मों की गतिविधियों को देख सकें और उनकी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनकी अच्छी परंपराएं हम अपने यहाँ भी अपना सकें।
कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राइड संस्था की ओर से एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस मौके पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री समेत कई लोग मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली स्थित निवास पर पत्नी के साथ पौधारोपण किया। साथ ही सभी से पर्यावरण संरक्षण और पौधे लगाने की अपील की। ट्वीट के जरिए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण के प्रति हम सभी को सजग हो जाने का समय है, तभी हम भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति और पृथ्वी को नुकसान होने से बचा पाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने सरकारी निवास पर पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष की पत्नी भी उनके साथ मौजूद रहीं। ट्वीट के जरिए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वृक्ष प्रकृति का मानवता को अनुपम उपहार है और पृथ्वी पर जितने ज्यादा वृक्ष होंगे, मनुष्य का जीवन उतना ही सहज और सरल होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि पृथ्वी का बढ़ता तापमान वायु, जल और मिट्टी पर प्रदूषण के दुष्प्रभाव और लाखों प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट का संकेत है। ये संकेत है इस बात का कि पर्यावरण को हमारी जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि हम प्रकृति के साथ सौहार्द से जीने का संकल्प दोहराएं और पर्यावरण दिवस के दिन एक पौधा जरूर लगाएं। उसे संरक्षित कर वृक्ष बनाने का संकल्प लें और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति और पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचाएं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पर गंगा आरती के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। स्पीकर ओम बिरला की इस यात्रा के दौरान परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती का 70वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में योग गुरु रामदेव, गायक कैलाश खेर समेत कई जानी मानी हस्तियों ने परमार्थ निकेतन पहुंचकर स्वामी चिदानंद को बधाई दी। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष को गंगा सम्मान से सम्मानित भी किया गया। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई जानी मानी हस्तियों ने परमार्थ निकेतन पहुंचकर स्वामी चिदानंद को बधाई दी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अपने जीवन के 7 दशक भारतीय संस्कृति और परोपकार को समर्पित किए। दिव्य नगरी ऋषिकेश में गंगा आरती में सम्मिलित होने का अवसर मिलने की खुशी जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मां गंगा की कृपा हम पर बनी रहे। उनके आशीर्वाद से हम सेवा और कल्याण के मार्ग पर प्रतिबद्धता के साथ चलें। मुझे परमार्थ निकेतन देवभूमि की दिव्य भूमि और ऋषिकेश की पवित्र भूमि में अद्भुत ज्ञान की प्रेरणा मिलती है। परमार्थ निकेतन आश्रम गंगा आरती के माध्यम से पूरे समाज में दिव्य ज्योति जगाने का काम कर रहा है। ऋषिकेश की पावन धरती जहाँ गंगा नदी का किनारा है, जब भी मैं आता हूँ मुझे अद्भुत ज्ञान के साथ नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है। और यहाँ की गंगा आरती मेरे लिए हमेशा अस्मरणीय रहती है। और इस गंगा आरती के माध्यम से संपूर्ण समाज के अंदर जो गंगा की ज्योति दिव्य प्रकाश देती है, जिसके कारण अंधकार व्यक्तियों के जीवन में दिव्य रोशनी का काम ये गंगा आरती करती है। इस शुभ अवसर पर परोपकार और सेवा के लिए समर्पित परमार्थ निकेतन आश्रम ने आज मुनि जी के प्रकट उत्सव पर मानवता, परोपकार और पर्यावरण को समर्पित किया है। प्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर ने शिवोहम गीत सहित अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान सभी अतिथियों को
स्वामी चिदानंद सरस्वती ने गाय के गोबर से युक्त गमले में लगा रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, उत्तराखंड वित्त मंत्री, मानस कथाकार मुरलीधर महाराज समेत कई लोग मौजूद रहे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। बीते सप्ताह लोकसभा समिति की बैठकों पर नजर डालें तो 31 मई 2022 को श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 3 जून 2022 को अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक हुई। 6 जून 2022 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं 7 जून 2022 को प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। 7 जून 2022 को ही कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 7 जून 2022 को ही श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 7 जून 2022 को ही कोयला, खनन और इस्पात संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात। आप लोकतंत्र राउंडअप को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र से जुड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।